प्रभावित करने की कोशिश हो रही थी। पुलिस ने एक स्कूल में छापेमारी की, 100 से ज्यादा लोगों को डिटेन किया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बड़ा खुलासा होने की उम्मीद है। अभ्यर्थियों के मोबाइल जब्त किए गए हैं। तमाड़ थाना क्षेत्र में ये रेड की गई। ओम प्रकाश हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर। ओम प्रकाश, कैसे पेपर लीक की साजिश रची जा रही थी जिसे नाकाम किया गया समय रहते? जी, बता दें कि उत्पाद भर्ती सिपाही को लेकर आज झारखंड में परीक्षा हो रही है और उसे ही प्रभावित करने की पूरी योजना थी। कुछ जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, जो इसमें शामिल होने वाले थे, उन्हें रंगामाटी स्थित एक भवन में रखा गया था और वहीं पर उन्हें तैयारी भी कराई जा रही थी, जिसकी जानकारी मिलने के बाद रांची पुलिस और जमशेदपुर पुलिस के द्वारा तमाड़ के रंगामाटी इलाके में रेड की गई और वहां से 100 से ज्यादा जो अभ्यर्थी हैं उन्हें डिटेन किया गया। तो वहीं वहां पर मौजूद जो दलाल किस्म के लोग थे, जो परीक्षा को प्रभावित और प्रश्न पत्र लीक की तैयारी में थे, उन तमाम लोगों को भी डिटेन किया गया। तमाम अभ्यर्थियों के जो मोबाइल और इक्विपमेंट्स थे वो उन जो आरोपी संदिग्ध हैं उन लोगों के पास ही मौजूद थे। तमाम दस्तावेज भी अभ्यर्थियों के उन लोगों के पास ही मौजूद थे। फिलहाल सभी से पूछताछ की जा रही है। एक टीम जो है वो रेड के लिए भी निकली हुई है। रंगामाटी इलाके में बता दें कि इस पूरी घटना के बाद जो पुलिस महकमे के साथ साथ जो उत्पाद विभाग की परीक्षा ले रही है, वो तमाम एजेंसियों में हड़कंप मचा हुआ है कि आखिर किस तरह से ये तैयारी की जा रही थी और किस तरह से प्रश्न पत्र जो है, जो उन लोगों के पास से तमाम चीजें बरामद हुई, उन तमाम चीजों की छानबीन की जा रही है और ये भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है क्या ये प्रश्न पत्र वाकई लीक हुए हैं या फिर कोई और जो तैयारियां हैं वो की जा रही थी। इन तमाम चीजों को लेकर फिलहाल जो जांच है वो पुलिस टीम के द्वारा की जा रही है। देखना होगा कि पूरे जांच के उपरांत क्या कुछ तथ्य जो हैं वो सामने आ पाते हैं। जी, शुक्रिया ओम प्रकाश इस अपडेट के लिए। राज्य भर के 370 केंद्रों पर आज उत्पाद सिपाही की परीक्षा ली जा रही है। इस परीक्षा में 1.5 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल होने वाले हैं। 583 पदों के लिए निकाले गए इस बहाली की आज लिखित परीक्षा है। इससे पहले ही दौड़ की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। इधर इस परीक्षा को देखते हुए रांची में भी 80 से अधिक केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की गई है। इसके साथ साथ ही मजिस्ट्रेट की निगरानी में पेट्रोलिंग दस्ते की ड्यूटी भी लगाई गई है। परीक्षा केंद्र के 500 मीटर की दूरी में निषेधाज्ञा लगाया गया है। राजधानी रांची समेत राज्य भर में आज उत्पाद सिपाही की परीक्षा ली जा रही है। राज्य भर में कई सेंटर्स बनाए गए हैं जहां उत्पाद सिपाही की परीक्षा ली जा रही है। अगर हम रांची की बात करें तो रांची के सेंटर्स पर भी उत्पाद सिपाही परीक्षा प्रारंभ हो चुका है। दिन के 8:30 बजे से प्रथम पाली की जो परीक्षा है वो शुभारंभ हो चुकी है और तमाम जो चौकस व्यवस्थाएं हैं वो कर दी गई है। अगर हम डाटा की बात करें तो उत्पाद सिपाही परीक्षा में 370 केंद्र राज्य भर में बनाए गए हैं, जिसमें करीबन 1.5 लाख विद्यार्थी शामिल होने वाले हैं। 583 पदों के लिए निकाले गए इस बहाली में पहले दौड़ कराया गया और अब दौड़ के बाद जो बहाली की प्रक्रिया है उसमें लिखित परीक्षा जो है वो कराई जा रही है। लिखित परीक्षा के लिए रांची में भी 80 से अधिक केंद्र बनाए गए हैं, जहां आज सुबह से विद्यार्थियों को पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ। उसके बाद जो परीक्षा है वो भी प्रारंभ हो चुका है। सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में जो परीक्षा है वो ली जा रही है। इस परीक्षा को लेकर पूर्व में ही रांची उपायुक्त ने बैठक करते हुए तमाम जो अधिकारी हैं उन्हें निर्देशित किया था कि परीक्षा के दौरान किसी भी तरीके की कोई त्रुटि ना हो, इसका खास ख्याल रखा जाए और इसके साथ साथ जो निषेधाज्ञा है वो परीक्षा केंद्र से 500 मीटर की दूरी में लगा दिया जाए। परीक्षा केंद्र पर पुलिस प्रशासन के साथ साथ बायोमेट्रिक की टीम और उसके साथ साथ शिक्षकों की टीम की तैनाती जो है वो की गई है। अगर हम रांची की बात करें तो जो 80 केंद्र बनाए गए हैं उसमें भी सुबह 8 बजे जो प्रथम पाली की परीक्षा है वो प्रारंभ हो चुकी है। 8:30 बजे से प्रथम पाली की परीक्षा शुरू हुई। दूसरी पाली की जो परीक्षा है वो 11 बजे के बाद प्रारंभ हो जाएगी। गौरव झा, न्यूज 18 रांची। रामगढ़ में उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 32 केंद्र बनाए गए हैं, जहां 3 पालियों में 9,384 अभ्यर्थी कड़ी जांच के बाद सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में परीक्षा दे रहे हैं। परीक्षा केंद्र में प्रवेश से पूर्व परीक्षार्थियों की पूरी जांच हो रही है। इसके तहत बायोमेट्रिक, फिंगरप्रिंट, एडमिट कार्ड स्कैन, फेस स्कैन की प्रक्रिया के बाद परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया गया। परीक्षा शांतिपूर्ण कराने को लेकर स्थित दंडाधिकारी
सेंटर ऑब्जर्वर, गश्ती दंडाधिकारी और फ्लाइंग स्क्वाड समेत जोनल दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। परीक्षा केंद्र के 100 मीटर के दायरे में बीएनएस की धारा 163 लागू की गई है। कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आज रामगढ़ के 32 सेंटर पर उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। यह परीक्षा 3 पालियों में आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें 9,384 अभ्यर्थी जो है यहाँ पर शामिल हो रहे हैं। देख सकते हैं मैं इस वक्त बरकाकाना के आर बाल उच्च विद्यालय सेंटर पर हूँ। यहाँ पर काफ़ी जांच के बाद जो है परीक्षार्थियों को अंदर जाने दिया जा रहा है। खास करके बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट यहाँ पर लिया जा रहा है, उसके बाद एडमिट कार्ड को स्कैन किया जा रहा है और देख सकते हैं सीसीटीवी कैमरे से जो अभ्यर्थी उनके चेहरे का मिलान किया जा रहा है। यानी कि कई स्तर पर यहाँ जांच के बाद ही अभ्यर्थियों को अंदर जाने दिया जा रहा है। एक अभ्यर्थी है जिनसे बात करेंगे। क्या आपका नाम है? दीपक कुमार। परीक्षा के लिए तैयार है? एकदम सर। जितनी जांच हो रही है उससे कितने संतुष्ट आप? बहुत संतुष्ट है। संतुष्ट हैं। परीक्षा अच्छे से देना है? हाँ सर। इसकी तैयारी आपने पूरी जोर शोर से 2 साल से तैयारी चल रहा है। 2 साल से इसका इंतजार था? हाँ बहुत। तो आप देख सकते हैं अभ्यर्थी भी काफ़ी उत्साहित है और यहाँ पर जांच की प्रक्रिया लगातार जारी है। 32 सेंटर को सीसीटीवी कैमरे से लैस किया गया है, यानी सुरक्षा को लेकर के यहाँ काफ़ी कुछ तैयारी की गई है। यहाँ सेंटर मजिस्ट्रेट, फ्लाइंग स्क्वाड के साथ साथ कई स्तर पर यहाँ पुलिस बल की भी तैनाती सुरक्षा को लेकर के की गई है। आज सुबह 8:30 बजे से ये परीक्षा 3 पालियों में शाम के 5:30 बजे तक आयोजित किए जाएंगे। ऐसे में रामगढ़ जिला प्रशासन द्वारा यहाँ पर उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। सुरक्षा को लेकर काफ़ी इंतजाम किए गए हैं। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। बोकारो से बड़ी खबर, जहां पुष्पा हत्याकांड में कार्रवाई हुई है। थाने के 28 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए हैं। आरोपी को बचाने का आरोप है, केस कमजोर करने का भी आरोप है। डीएसपी के नेतृत्व में केस का खुलासा हुआ है। एसपी हरविंदर सिंह ने कार्रवाई की है। एएसआई, हवलदार, आरक्षी सस्पेंड किए गए हैं। बता दें कि पुष्पा 21 जुलाई 2025 से लापता थी। परिजनों ने अपहरण का केस दर्ज किया था, जिसके बाद पुलिस की खोजबीन में मामले में प्रेम प्रसंग में हत्या कर शव जंगल में छिपाने की बात सामने आई। एसपी के मुताबिक पुष्पा और दिनेश का पहले से प्रेम प्रसंग चल रहा था। पुष्पा की शादी होने वाली थी, लेकिन पुष्पा दिनेश से शादी करना चाहती थी। 21 जुलाई को जब वह कॉलेज के लिए निकली तो दिनेश भी कॉलेज पहुंचकर उससे बहला फुसलाकर कॉलेज के पीछे घने जंगल में ले गया और चाकू से गला काटकर उसकी हत्या कर दी। एसपी ने जानकारी देते हुए ये भी बताया कि मौके से नरकंकाल और उसके कपड़े बरामद हुए हैं, जिन्हें एफएसएल ने जब्त कर लिया है और डीएनए सैंपल भी कराया जाएगा। चतरा के हंटरगंज में स्कूल में महापाप के खुलासे के बाद हड़कंप है। मेडिकल जांच के दौरान तीसरी क्लास की छात्रा गर्भवती पाई गई। मामले के खुलासे के बाद प्रशासन एक्टिव मोड में दिख रहा है। प्रिंसिपल को हिरासत में भेजा गया है, लेकिन लोगों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा। आरोपी की पहचान और सख्त कार्रवाई की मांग हो रही है, तो प्रशासन पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चतरा के हंटरगंज में मचा हाहाकार। तीसरी क्लास की बच्ची मिली गर्भवती। प्रबंधन की लापरवाही पर गंभीर सवाल। हिरासत में प्रिंसिपल, उच्च स्तरीय जांच जारी। चतरा का हंटरगंज प्रखंड, यहां अनुसूचित जाति आवासीय बालिका विद्यालय में महापाप हुआ है। स्कूल में तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली नाबालिग बच्ची मेडिकल जांच में गर्भवती पाई गई। मामले के खुलासे के बाद हर ओर हड़कंप है। लोगों में नाराजगी है और स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियों की सुरक्षा को लेकर चिंता का माहौल भी है। घटना की जानकारी मिलते ही बच्ची के परिजन स्कूल पहुंचे और प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए विरोध दर्ज कराया। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस टीम भी पहुंची और त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रिंसिपल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। स्कूल में महापाप को देखते हुए जनप्रतिनिधियों ने भी नाराजगी जताई और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। तो गंभीरता से पदाधिकारियों ने लिया है और इसको जांच करके सही विषय को सामने लाने का प्रयास उन्होंने कहा है कि उसको सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं और जल्द ही सच्चाई सामने आ पाएगी। बच्ची एक प्रेग्नेंट पाई गई है, तो उसका जांच के लिए एसडीओ साहब, एससी साहब और भी जिले से पदाधिकारी लोग, थाना प्रभारी लोग, सारे लोग मौजूद थे। तो जैसा भी अभी रिपोर्ट बनाया गया है, बच्चियों से पूछताछ की गई है
रिपोर्ट बनाया जाएगा। जो भी आरोपी होंगे, बच्ची तो टीचर का नाम ले रही है, बट जो भी आरोपी होगा हम चाहेंगे, सरकार से मांग करेंगे कि कड़ी सजा दी जाए। पूरे मामले में प्रबंधन की भूमिका पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस पूछताछ के लिए प्रिंसिपल शंकर प्रसाद को थाने ले गई, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। डीसी ने पूरे मामले पर गंभीरता दिखाते हुए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया और मामले की जांच के आदेश दिए। पीड़ित का बयान सुरक्षित माहौल में दर्ज किया गया है और मेडिकल जांच की प्रक्रिया जारी है। डीएनए जांच की मांग की जा रही है ताकि आरोपी की पहचान हो सके। स्कूल में महापाप के बाद न्यूज 18 कई गंभीर सवाल उठा रहा है। आखिर बार बार आवासीय स्कूल में ऐसे मामले क्यों आते हैं? बीईओ और डीईओ क्या कर रहे थे? बीईओ स्कूल का मुआयना क्यों नहीं कर रहे थे? आखिर डीसी डीईओ की जिम्मेवारी क्यों न तय हो? डीएनए जांच के बाद आरोपी की कब तक होगी पहचान? और आवासीय स्कूल में ऐसी घटना सामने आने के बाद माता पिता की ओर से उठाई जा रही सुरक्षा पर चिंता को कौन करेगा दूर? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब न्यूज 18 सरकार और प्रशासन से पूछ रहा है। न्यूज 18 के लिए चतरा से सुशांत सोनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। खबर चाईबासा से है, जहां के गोइलकेरा थाना क्षेत्र में खनन विभाग की कार्रवाई की सूचना से अफरा तफरी मच गई। देर रात अवैध बालू लदे 8 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को ड्राइवर मौके पर लावारिस हालत में छोड़कर फरार हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस जैसे ही वहां पहुंचने की तैयारी में जुटी, तब तक माफिया ने अपने स्तर से बालू लदे ट्रैक्टर ट्रॉलियों को वहां से हटा ले गए। इस पूरे मामले को लेकर एंटी करप्शन ऑफ इंडिया के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष ने सोशल मीडिया के जरिए चाईबासा डीसी को जानकारी दी और उन्होंने पुलिस पर आरोप लगाया कि पुलिस खानापूर्ति वाली चेकिंग कर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रही है। साथ ही उन्होंने अवैध बालू ढुलाई में शामिल वाहनों के मालिकों और पूरे नेटवर्क की पहचान कर सख्त कार्रवाई की भी मांग की। जामताड़ा से बड़ी खबर, जहां अवैध बालू कारोबार पर कार्रवाई हुई है। कार्रवाई के दौरान 2 ट्रैक्टर जब्त किए गए हैं। जिला खनन निरीक्षक के नेतृत्व में कार्रवाई हुई। ट्रैक्टर चालक के पास कागजात नहीं थे, संबंधित थाने को सुपुर्द कानूनी कार्रवाई की गई है। तो बड़ी खबर जामताड़ा से, जहां अवैध बालू कारोबार पर कार्रवाई हुई है। ट्रैक्टर चालक के पास कागजात नहीं थे। बताया जा रहा है कि संबंधित थाने को कार्रवाई की रिपोर्ट सौंपी गई है। अब बात करते हैं ऐसे घोटाले की जिसके तार झारखंड से लेकर बिहार तक जुड़ चुके हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं ट्रेजरी घोटाले के, जिसके तार बोकारो, हजारीबाग, पलामू और अब बिहार के गयाची तक जुड़ गए हैं। अब इस मामले पर सियासी पारा भी हाई हो गया है। बीजेपी हेमंत सरकार पर हमलावर है और सीबीआई जांच की मांग कर रही है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। ट्रेजरी घोटाले की खुलने लगी परतें। कहां तक तार, कितने गुनहगार? घोटालों का मास्टरमाइंड कौन? किसके इशारे पर हुआ करोड़ों का खेल? झारखंड को हिला देने वाला ट्रेजरी घोटाला अब धीरे धीरे अपनी परतें खोल रहा है। जी हां, ट्रेजरी से जुड़ा ये घोटाला सिर्फ पैसों की हेराफेरी नहीं, बल्कि सिस्टम पर एक बड़ा सवाल है। झारखंड में हुए इस घोटाले का तार अब बिहार के गयाजी से भी जुड़ता नजर आ रहा है। जानकारी के मुताबिक फर्जी बिल, फर्जी खातों और अंदरूनी मिली भगत से सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचाया गया। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, नए नए नाम सामने आ रहे हैं। कुछ अधिकारियों पर शक गहराता जा रहा है, जबकि कुछ बड़े चेहरों की भूमिका भी जांच के दायरे में है। फिलहाल इस मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों में मुख्य आरोपी शंभू कुमार की काली कमाई ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। एक सामान्य सिपाही होते हुए भी शंभू ने करोड़ों की संपत्ति, आलीशान मकान और महंगी गाड़ियों का साम्राज्य खड़ा कर लिया। अन्य आरोपी रजनीश सिंह के चतरा और धीरेन्द्र के गया के पास भी संपत्ति की जानकारी सामने आई है। बातें सामने आ रही है कि इस पूरे मामले का जो मास्टरमाइंड है वो सिपाही शंभू कुमार बताया जा रहा है। तो वही शंभू कुमार का यह आलीशान बंगला है जो फिलहाल नया नया बना है। लेकिन फिलहाल की अगर एक और बात अगर हम करें तो जो पुलिस है वो बिहार के गया तक पहुंच गई है और वहां पर भी जो है कई जगहों पर छानबीन कर रही है। हजारीबाग में हुए इस घोटाले में खुलासा हुआ है कि पिछले 8 सालों में ट्रेजरी से 15 करोड़ से अधिक की अवैध निकासी हुई।
21 संदिग्ध बैंक खातों को फ्रीज कर करीब 1.60 करोड़ रुपए जब्त कर लिया गया है। यानी लगातार जो जांच हो रहा है, जांच में जो है कई बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं और ऐसे में जो है लगातार इस तरीके से जो है बातें सामने आ रही है। फिलहाल जो है जिला प्रशासन इसको लेकर पूरी तरीके से सक्रिय है और उसके बाद जो है वो ये जांच करने का प्रयास कर रही है कि आखिर इसके पीछे की मुख्य सरगना कौन है। बोकारो में 6 करोड़ के पार ट्रेजरी घोटाले की जांच तेज हो गई है। वित्त विभाग रांची की टीम बोकारो पहुंचकर दस्तावेजों की गहन जांच में जुट गई है। वित्त विभाग की टीम ने बोकारो पहुंचकर एसपी ऑफिस और ट्रेजरी कार्यालय में महत्वपूर्ण कागजातों की जांच की। जानकारी के मुताबिक ये पूरा फर्जीवाड़ा वेतनमान में किया गया है, जिसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ी सामने आई है। जांच के दौरान लेखापाल कौशल पांडे को दोषी पाया गया। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। अन्य लोगों की संलिप्तता की भी जांच की जा रही है। हजारीबाग और बोकारो में ट्रेजरी से अवैध निकासी के खुलासे के बाद अब पलामू में भी अवैध निकासी के संकेत मिल रहे हैं। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि पलामू में अवैध निकासी के संकेत मिलने के बाद विभागीय सचिव ने डीसी को पत्र लिखा है। कुछ राशि का गलत रूप से भुगतान किया गया है, जिसे लेकर विभागीय जांच भी की जाएगी। मंत्री ने सभी 33 ट्रेजरी की जांच के निर्देश दिए हैं। बात की भी जांच में ध्यान रखा जाए कि कहीं कोई स्ट्रेटजी के साथ कोई सिंडिकेट तो इसके पीछे काम नहीं कर रहा है। इस मामले को लेकर सियासी पारा भी हाई हो गया है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी की माने तो घोटाला 100 करोड़ तक या उससे ऊपर का जा सकता है, जिसे लेकर ही मामले की जांच को लेकर बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है और मामले की जांच सीबीआई या फिर सिटिंग जज से कराने की मांग की है, ताकि और ना विलम्ब हो जाए कि बिना विलम्ब किए उनको पूरी मामले की जांच सीबीआई को सुपुर्द कर देनी चाहिए या फिर सिटिंग जज की अध्यक्षता में उसकी जांच करानी चाहिए। फिलहाल जांच जारी है, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ घोटाले की परतें और गहरी होती जा रही हैं। अब देखना ये होगा कि सच कब तक सामने आता है और क्या दोषियों को सजा मिलती है या नहीं। लेकिन सवाल ये है, आखिर इतनी बड़ी रकम बिना किसी की जानकारी के कैसे निकल गई? क्या सिस्टम में बैठे लोग ही इस खेल के मास्टरमाइंड हैं? न्यूज़ 18 के लिए हजारीबाग से सुशांत सोनी, बोकारो से मृत्युंजय कुमार, रांची से गौरव झा और ओम प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार के सीएम नीतीश कुमार राज्यसभा की सदस्यता ले चुके हैं, जिसके बाद अब खबर है कि नीतीश कुमार 14 तारीख को मुख्यमंत्री की पद से भी इस्तीफा देंगे, जिसको लेकर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। झारखंड सरकार के मंत्रियों ने भी नीतीश कुमार के कार्यकाल को याद करते हुए कहा कि अब शायद नीतीश युग कभी नहीं आएगा। वहीं झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि हम तो मानते हैं कि नीतीश जी को राज्यसभा भी नहीं जाना चाहिए, बल्कि इस्तीफा दे देना चाहिए। नीतीश जी को देखकर लगता है कि एक निर्धारित समय पर संन्यास ले लेना चाहिए। बिहार 2005 से लेकर 2026 बिहार की जनता ने नीतीश को देखा, नीतीश को माना, नीतीश को चाहा, लेकिन अब ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के चकाचौंध में नीतीश युग समाप्त हो गया और ये बिहार के लोगों के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा। नीतीश थे तो बिहार के लोगों को एक सम्यक शासन की उम्मीद थी। मेरी अपनी मान्यता तो यह है कि एक निर्धारित समय पर, चाहे आप किसी भी काम में हों, आप पत्रकारिता में हों, आप चिकित्सक हों, इंजीनियर हों, हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो एक निर्धारित तो आयु के बाद संन्यास ले लेना चाहिए। असम में विधानसभा का चुनाव संपन्न हो गया है, लेकिन असम के चुनाव में जेएमएम के एंट्री ने कांग्रेस को बैकफुट पर धकेल दिया है। असम में लगातार कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार कर रहे बंधु तुर्की ने कहा कि असम के कुछ इलाके में जेएमएम की वजह से कांग्रेस को नुकसान होगा, लेकिन असम की जनता इस बार परिवर्तन चाह रही है। विश्वा शर्मा की जो सरकार है उसको जाना तय है और कांग्रेस की सरकार बनेगी। और इसलिए भी कि जुबिन गर्ग जैसे महान संगीतकार का जो मौत हुआ था, उससे उसको न्याय नहीं मिलना, ये भी वहाँ के लोगों में आक्रोश का एक कारण। उचित सम्मान हक
दिया जाता इंडिया गठबंधन की तरफ से, तो निश्चित रूप से वहां भी एक स्वरूप नजर आता इंडिया गठबंधन का। चाय बागान के श्रमिकों के बीच उतरना पड़ा उन्हें, जिन लोगों ने आज तक चाय बागान श्रमिकों की कभी सुध नहीं ली थी, उनके बीच जाना पड़ा। हम उनके विषय को लेकर ही गए थे चुनाव में और बहुत ही सकारात्मक एक सपोर्ट मिला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुरुलिया में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार कुड़माली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करेगी। यह अधिकृत भाषा होगी जो संसद में भी बोली जाएगी। बता दें कि झारखंड में भी बड़ी संख्या में कुड़माली भाषा बोली जाती है। केंद्रीय गृह मंत्री के इस घोषणा के बाद झारखंड में सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि हमारी सरकार बनते ही कुड़माली भाषा को 8वीं अनुसूची में हम दायर करा देंगे। राजवंशी और कुड़माली दोनों भाषाएं बंगाल, असम और झारखंड की प्रमुख भाषाएं हैं। उनको 8वीं अनुसूची में लाने का काम भारतीय जनता पार्टी की नई बनी हुई सरकार करेगी। जमशेदपुर के चाकुलिया में वन विभाग ने 23 करोड़ की लागत से 75 एकड़ में देश का सबसे बड़ा पार्क बनकर तैयार हुआ है। बहुत जल्द इस पार्क का उद्घाटन झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। पार्क में बच्चों के साथ बुजुर्गों के लिए भी विशेष सुविधा दी गई। पूरे पार्क में झारखंड की संस्कृति देखने को मिलेगी। ये पार्क सैलानियों के बीच आकर्षण का केंद्र होगा। वन प्रमंडल के अंतर्गत चाकुलिया प्रखंड में चाकुलिया इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी पार्क का निर्माण वन विभाग की तरफ से कराया गया है। यह पार्क ऑलमोस्ट 78 हेक्टेयर में फैला हुआ है और ये झारखंड का सबसे बड़ा पार्क माना जाएगा। साथ ही साथ बच्चों के मनोरंजन के लिए चिल्ड्रंस जोन, बड़े लोगों के लिए सीनियर सिटीजन जोन, और ये काफ़ी लोगों के बीच में एक तो वनों के प्रति जागरूकता फैलाएगा, साथ ही साथ उनका मनोरंजन में भी काम आएगा। तो देखिए, देश का सबसे बड़ा पार्क बनकर के तैयार हुआ है। जमशेदपुर की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां सीएम हेमंत सोरेन इसका उद्घाटन करेंगे। और देखिए, कई जो बड़ी विभूतियां हैं उनकी तस्वीरें भी यहां पर हैं। बच्चों बुजुर्गों के लिए यहां पर विशेष व्यवस्था कर रखी गई है। 23 करोड़ की लागत से यह पार्क यहां पर बना हुआ है। रामगढ़ जिले के मांडू प्रखंड के कुज्जू में 24 करोड़ की ग्रामीण जलापूर्ति योजना फेल साबित हो रही है। साल 2021 में बने फेडरल प्लांट से लोगों को 24 दिन भी पानी नहीं मिल पाया है और पिछले 1 साल से प्लांट बंद पड़ा है। कुज्जू पूर्वी, दक्षिणी और पश्चिमी पंचायत के 25,000 लोगों को पाइपलाइन से पानी देने की योजना थी, लेकिन आपूर्ति नहीं हो सकी। गर्मी में लोग पानी के लिए परेशान हैं और सूखते जल स्रोतों के बीच प्रशासन के दावे खोखले नजर आ रहे हैं।